हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेज करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में ये 14th क्लास है और इस क्लास में भी एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में स्पॉटिंग एरर्स के सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद आइस। सबसे पहले इसके हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वर्ष के इस समय, ठीक है, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर मतलब वर्ष के इस समय, द माउंटेन्स मतलब पहाड़ या फिर पर्वत, आर यूजुअली कवर्ड विद आइस। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या फिर सामान्यतः, कवर्ड मीन्स ढके रहते हैं, विद आइस मीन्स बर्फ। देखिए यहाँ पर एरर इसी पार्ट में है, पार्ट सी में, क्योंकि जो आइस शब्द है ये पहाड़ों की बर्फ के लिए नहीं लगता है। ठीक है, उसके लिए होता है स्नो। ठीक है, स्नो। अब बिल्कुल सही है, तो एरर जो थी वो पार्ट सी में फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वर्ड की एरर थी और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। दूसरे सेंटेंस में क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर। ठीक है, देखिए इसमें वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे मित्रों में से एक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे। देखिए वन ऑफ का अगर यूज हो जाता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर मिलता है हमें। ठीक है, अच्छा अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन पार्ट बी में यहाँ पर वर्ब प्लूरल लिख रखी है इन्होंने, तो ये सिंगुलर वर्ब इज का यूज हो जाएगा। आगे आर्टिकल एन का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ शब्द संक्षेप होते हैं जिनके उच्चारण का पहला अक्षर यदि हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो उसके पहले एन का यूज हो जाता है। जैसे IAS है, SDM है, NCC है, SDO है। ठीक है, इस तरीके के अगर शब्द संक्षेप आते हैं तो वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई। ठीक है, क्या एरर थी इसमें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो वर्ब है यहाँ पर वो सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इज नॉट इट। अब देखिए इसकी हिंदी देखेंगे, कलेक्टर जो है वो विजिट्स माने क्या है, दौरा करते हैं, ऑफिस मीन्स कार्यालय का, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। ठीक है, कलेक्टर नियमित रूप से कार्यालय का दौरा करते हैं। और आगे जो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पार्ट सी में, इज नॉट इट, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन टैग है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन टैग, या फिर इसको टैग क्वेश्चन भी बोल देते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो इधर मेन सेंटेंस में जो भी बात कही गई होती है उसका आंसर पाने के उद्देश्य से, पर्पज से यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर जो हमारा मेन सेंटेंस इधर का है पूरा सेंटेंस, ये अगर हमारा पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव बात कही गई है तो इसका उत्तर पाने के लिए क्वेश्चन नेगेटिव होना चाहिए, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। अगर इधर कोई नेगेटिव बात बताई गई है, यहाँ पर कोई नेगेटिव बात है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ करके देख लेते हैं, कलेक्टर साहब नियमित रूप से कार्यालय का दौरा करते हैं। आगे क्या कह दिया, क्या वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का आंसर पाने के लिए है। ठीक है, ये तो हो गया नियम क्वेश्चन टैग का। अब एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा मेन सेंटेंस है जिस टेंस में है, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विजिट्स, विजिट में यस या यस का यूज हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्वेश्चन टैग भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। और नेगेटिव है तो यहाँ पर क्वेश्चन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर डज हो जाएगा। और कलेक्टर साहब एक व्यक्ति हैं तो यहाँ पर प्रोनाउन ही आ जाएगा। ठीक है, डज नॉट ही। अब ये क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगेगा, तो पार्ट सी में एरर थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 में लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। पहले इसके हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। मतलब होगा, देखिए नो सूनर का मतलब जैसे ही खरगोश, ठीक है, केम आउट मीन्स बाहर आया, कहां से, बुश मीन्स झाड़ी से, द हंटर किल्ड इट शिकारी ने उसे मार डाला। ठीक है, तुरंत ही शिकारी ने उसे मार डाला, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, अगर नो सूनर का यूज है पहले क्लॉज में तो दूसरा वाला जो भी क्लॉज होगा, ठीक है, उसमें हमेशा देन का यूज होगा। ठीक है, देन तुलनात्मक रूप से, जैसे ही और वैसे, तुरंत। ठीक है, तो देन का यूज होगा, यही इसमें एरर फाइंड आउट हो गई सेक्शन सी में। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, और व्हेन का यूज जो है वो हार्डली और स्कार्सली के साथ में किया जाता है। ठीक है, अगर हार्डली या फिर स्कार्सली में से कोई भी वर्ड आया है तो जो सेकेंड क्लॉज होगी हमारी दूसरी वाली, वहां पर व्हेन का यूज सही होगा। ठीक है,
लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर नो सूनर आया हुआ है तो सेकंड क्लास की जो स्टार्टिंग होगी वो देन से होगी। तो इसमें पार्ट सी में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है द अरेबियन नाइट्स आर इंजॉयड बाई ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स। हिंदी अनुवाद होगा द अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है। आर इंजॉयड, अब देखिए यहाँ पर ये आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस से बिल्कुल सही है। किसी पुस्तक का नाम दे दिया गया है और पुस्तक किसी के द्वारा अगर एंजॉय की जाएगी तो कोई व्यक्ति ही होगा। बाई, अब देखिए दिया भी है यहाँ पर, बाई ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स, मतलब हर प्रकार के पाठकों के द्वारा द अरेबियन नाइट्स को एंजॉय किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा द अरेबियन नाइट्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, ये सिंगुलर है, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का टाइटल है, एक बुक का टाइटल है, और टाइटल हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि पुस्तक तो एक ही है, टाइटल कुछ भी हो भाई, पुस्तक तो एक ही है ना, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। द अरेबियन नाइट्स इज इंजॉयड बाय ऑल काइंड्स ऑफ द रीडर्स। ठीक है, पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई। चलिए, मतलब पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स। ठीक है, इजंट इट। अब देखिए ये भी क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, है ना। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, उसने अपना कोर्स पूरा नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला जो सेंटेंस था उसमें हमारा जो मेन सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था, पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर हैज नॉट मतलब निगेटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो हमको रिप्लाई मिल पाएगा। भाई इसमें कह रहे हैं कि उसने अपना कोर्स नहीं पूरा किया है, आगे क्या उसने किया है, यही तो कहेंगे तभी तो आंसर मिलेगा भाई, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर गलत है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, यहीं पर एरर है। दूसरी बात, ये जो मेन सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जबकि क्वेश्चन टैग इन्होंने इज लगा कर रखा है इसमें। ठीक है, इसमें जो है इज का यूज कर रखा है, टू बी वर्ब है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का यूज होगा। ठीक है, और क्योंकि इधर निगेटिव है मेन वाला सेंटेंस, तो क्वेश्चन पूछने के लिए पॉजिटिव हैज सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पूरी हिंदी क्या निकलेगी, उसने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, आगे क्या उसने किया है। ये इसका यूज सिर्फ और सिर्फ क्या उद्देश्य होता है, इस वाली बात का आंसर पाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका अपोजिट उधर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। चलिए, तो पार्ट सी में एरर फाइंड आउट हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया है इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ठीक है, देखिए इट इज आई, मैं ही हूँ। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, काहे के लिए, फॉर द डिले, देरी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब देखिए पहले पार्ट में इट इज आई बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज, इट से यहाँ पर कह सकते हैं इसको इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। ठीक है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन बी पार्ट में ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन का जब यूज हो जाता है तो उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है इसके पूर्ववर्ती प्रोनाउन के अनुसार, यहाँ पर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर आई है और आई के साथ में इज नहीं आता है, क्या आता है, आई एम का यूज होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इट इज आई हु आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बताया गया है ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए ही फ्लू, वह उड़ा या फिर उड़ान भरी उसने, ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर, पिछली सर्दियों में प्रशांत महासागर के ऊपर। ठीक है, एक्सटेंसिवली मींस होता है बड़े पैमाने पर। अब देखिए एरर इस पार्ट में, पार्ट बी में है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, पार्ट बी में एरर है। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये रिऑर्डरिंग इनका करना है बस, एक्सटेंसिवली के बाद ओवर यहाँ पर ना लग करके ये एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक। ठीक है, बड़े पैमाने पर, किसके ऊपर, प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरी। तो पार्ट बी में इसमें एरर फाइंड आउट होगी, बस रिऑर्डरिंग की इसमें एरर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें सेंटेंस क्या है, इफ सी हैड सीन द कार कमिंग सी मे नॉट क्रॉस द रोड। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले तो इसकी हिंदी अनुवाद को समझ लेते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ सी हैड सीन, अगर उसने देखा होता। ठीक है, द कार कमिंग मतलब कार को आते हुए, अगर उसने कार को आते हुए देखा होता,
सी मे नॉट क्रॉस द रोड, वह सड़क पार नहीं कर सकती है। अब देखिए यहीं पर इन्होंने मिस्टेक कर दी। पहली बात तो ये है, ये इतनी जो क्लास है हमारी इफ क्लास, ये जो है वो पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट टेंस में, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इधर वाला जो हमारा सेकंड क्लास है ये वाली, ठीक है, सी मे नॉट, ये प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर मे का यूज हो गया इस वजह से ये प्रेजेंट टेंस में हो गई, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर ये क्लास पास्ट में है तो ये वाली भी पास्ट में होनी चाहिए, और मे का जो पास्ट होता है वो क्या है? माइट, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? इफ सी हैड सीन द कार कमिंग, यदि उसने कार आते हुई देखी होती, सी माइट नॉट, अब देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए माइट नॉट हैव क्रॉस्ड, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म की वजह से हैव क्रॉस्ड द रोड, ये बिल्कुल सही हो गया। तो एरर किसमें थी? पार्ट सी में, ठीक है, पार्ट सी में एरर थी। यहाँ पर मे की जगह पर माइट होगा और उसके साथ में हैव आएगा। चलिए आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 में क्या है? His father bought these furnitures the day before yesterday, ठीक है, हिंदी समझते हैं। देखिए उसके पिता ने खरीदे these furnitures, ये फर्नीचर, ठीक है, उसमें कई ढेर सारे सामान होंगे, आर्टिकल्स होंगे। द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ? परसों, और एस्टरडे लगा हुआ है तो कौन वाला परसों? बीता हुआ परसों, ठीक है। और क्योंकि सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है तो बीते समय की ही बात हो रही है यहाँ पर। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। उस हिज फादर, उसके पिताजी ने, बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं है। बॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का है, बिल्कुल सही है। दीज, अब देखिए यहाँ पर ये दीज जो है ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंगित करने वाले शब्द, मतलब इशारा करके बता रहे हैं। दीज फर्नीचर्स, अब देखिए फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है, इसमें यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये तो लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप इशारा कर रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे आर्टिकल्स को बता रहे हैं, तो यहाँ पर अलग से जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं अपने? जैसे कि कई सारी चीजें हैं तो आइटम्स ऑफ, दीज आइटम्स, ठीक है, उसमें मेज कुर्सी और काफी चीजें आ जाएंगी, आइटम्स ऑफ, तो प्लूरल भी बन गया और फर्नीचर में एस लगाना भी नहीं पड़ा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, या तो फर्नीचर को बिना यस या यस लगा यूज करिए, लेकिन अगर आपको दो से दो तीन चीजें बतानी है, मेज कुर्सी और भी चीजें, और उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी यूज हो गया है, तो वहां पर आइटम्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एरर पार्ट बी में फाइंड आउट हुई यहाँ पर। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने 10 सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ा, एरर फाइंड आउट करी। आने वाली क्लासेस में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेस करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।